आज की सबसे बड़ी खबर जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई है और इन तस्वीरों को देखकर आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि हमारे पहाड़ों को आखिर क्या हुआ है। आज दोपहर 1:50 पर उत्तरकाशी में बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई। उत्तरकाशी वही जिला है जिसकी सीमा चीन से लगती है। इस इलाके में हर साल भारी बारिश और बाढ़ की घटनाएं होती हैं, लेकिन आज जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आज उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में 24 से 36 घंटों के बीच सामान्य से 5 गुना ज्यादा बारिश हुई। जब इतनी बारिश होती है तो इसे क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की प्राकृतिक आपदा माना जाता है। प्रशासन का कहना है कि 20 मिनट में 2 बार बादल फटने की घटनाएं हुई और इससे पहाड़ों का मलबा और बाढ़ का पानी निचले इलाकों में तेजी से पहुंचा। इसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। इतनी तेज रफ्तार से पहाड़ों का मलबा पानी के साथ नीचे आया तो उत्तरकाशी के धराली इलाके ने जल समाधि ले ली और वहां तबाही मच गई। ये वही इलाका है जहां से उत्तराखंड और उत्तराखंड के चारों धामों में से एक गंगोत्री धाम की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर की है। दरअसल अब हम आपको जो ग्राफिक्स में दिखाएंगे उससे आप समझेंगे, जो लोग गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं वो धराली के इसी इलाके में आकर ठहरते हैं, लेकिन आज ऊपरी इलाकों से आई बाढ़ और मलबे में धराली बाजार को भारी नुकसान पहुंचा। पास में जो खीर गंगा गांव था उसका तो पूरी तरह से नामो निशान ही मिट गया है। यहाँ के कई घर, होटल, दुकानें पहाड़ के मलबे के साथ खीरगढ़ में बह गए। खीरगढ़ वहां की एक स्थानीय नदी या जलधारा है, जो खीर गंगा भी कहा जाता है, जिसमें बारिश के बाद अक्सर जल स्तर बढ़ जाता है। लेकिन आज जिस तरह से इनमें तबाही आई उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो लोग इस जल प्रलय का शोर सुनकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही सिर्फ कुछ सेकंड्स में पूरे इलाके ने जल समाधि ले ली। उत्तरकाशी के धराली को भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव माना जाता है और इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। यहां सामान्य से ज्यादा बारिश होती है, यहां की मिट्टी में तेज पकड़ नहीं है, हल्की मिट्टी है, जिसके कारण भूस्खलन यानी मिट्टी के दरकने से पहाड़ टूटने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, भूस्खलन। और तीसरा बड़ा कारण यह है कि इंसानों ने यहां विकास के लिए पहाड़ों के सीने को अंदर तक खोद डाला है। इनमें भी गढ़वाल क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां की मिट्टी और चट्टानों की संरचना ऐसी है कि ये भारी बारिश में आसानी से ढह सकती हैं। इस घटना में भी ऐसा ही हुआ है। उत्तराखंड की अलग अलग सरकारों में हर बार इस बात को माना गया कि गढ़वाल क्षेत्र में जिस तेजी से सड़कें, पुल, होटल, दूसरी इमारतें बन रही हैं वो इस क्षेत्र के लिए खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे रोका नहीं। अगर रोका होता तो आज धराली में शायद ये जल प्रलय इस रूप में नहीं आती। आपको याद होगा जब 2013 में केदारनाथ में इसी तरह से भारी बारिश के बाद तबाही मची थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तराखंड की सरकार को गढ़वाल क्षेत्र में विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर नजर रखनी चाहिए, और हमारी सरकार ने भी सिर्फ नजर ही रखी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये सरकारें सोचती है कि ये पहाड़ एक वेकेशन स्पॉट है जहां दूसरे राज्यों के लोग छुट्टियां मनाने आ सकते हैं। बिना देखे हुए, सुरक्षा के मापदंड को माने हुए आप अंधाधुंध विकास कर सकते हैं और इन पर्यटकों से सरकार अपना खजाना भर लेगी, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारी सरकारों को यह भी देखना होगा कि वो किस कीमत पर पर्यटन के लिए हमारे पहाड़ों का इस्तेमाल कर रही है। ये घटनाएं चीख चीख कर कुछ बता रहे हैं। साल 2000 में 1 करोड़ 10 लाख लोग उत्तराखंड की यात्रा पर गए थे। 2012 में संख्या डबल से ज्यादा, 2 करोड़ 80 लाख, 22 में 5 करोड़ 35 लाख, और अब अनुमान है कि साल 2026 में 6 करोड़ 70 लाख लोग एक साल में उत्तराखंड में घूमने के लिए जाएंगे। सोचिए, जिस उत्तराखंड की आबादी, खुद की आबादी 1 करोड़ 25 लाख है, अगर वहां राज्य की आबादी से 4 गुना लोग एक साल में छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो क्या उत्तराखंड के पहाड़ पर्यटकों का ये बोझ सह पाएंगे? बिल्कुल नहीं सह पाएंगे। और आज भी वहां यही हो रहा है। अगर नियमों को माने बिना, अगर अंधाधुंध वहां पर विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जाएगा, जंगलों को काटा जाएगा, घर बनाए जाएंगे, परिस्थितियां खराब होंगी, इरोजन होगा, जो जमीन है उस पेड़ों कि उस पर पकड़ कमजोर होगी, और फिर जब इस तरह से भारी बारिश होती है तो उसके बाद से कोई हिसाब किताब बचता नहीं है। आज आप चाहे तो इस विनाश को, इस विकास की कीमत भी कह सकते हैं, जिसे आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के आम लोग भी चुका रहे हैं। लगभग 80 लाख आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में भी 2022 में 1.5 करोड़ लोग घूमने आए थे, और इससे यह पता चलता है कि अगर पहाड़ सिर्फ पर्यटकों के लिए रह जाएंगे तो पहाड़ पर रहने वाले लोगों के साथ क्या होगा।
उत्तराखंड की सरकार कहती है कि 2008 में पूरे राज्य में सिर्फ 2500 होटल्स, गेस्ट हाउस, होम स्टे हुआ करते थे, लेकिन अब अनुमान है कि इनकी संख्या 14,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस घटना में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह आया है कि भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप के 25% टैरिफ की कड़े शब्दों में आलोचना की और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को एक तरह से आईना दिखाया है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका को आखिर कब लाल आंखें दिखाएंगे। विपक्ष के नेता बार बार ये पूछ रहे थे, तो ये इंतजार अब खत्म हुआ है। भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को आईना भी दिखाया है, उसके दोहरे मापदंड भी खुलकर बताए। तो आइए मैं आज आपको बड़े स्क्रीन पर बताना चाहती हूं कि आखिर भारत ने अपने जवाब में कौन कौन सी बड़ी बातें कही है और अमेरिका को अगर आईना दिखाया है तो किस मायने में दिखाया है। क्योंकि एमईए की तरफ से जारी किया गया ये स्टेटमेंट बीती रात का, यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने की वजह से भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के निशाने पर है। भारत ने रूस से तेल आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष के बाद सप्लाई यूरोप की तरफ कर दी गई। उस समय अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को मजबूत करने के लिए भारत के आयात को प्रोत्साहित किया था। इन शब्दों को गौर से पढ़े वो तमाम लोग जिनको ये समझ नहीं आ रहा था कि भारत क्या कह रहा है। भारत ने जो अपनी बात कही है, इसमें भारत के आयात का उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं के लिए किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। इंडिया फर्स्ट। और अगर इंडिया फर्स्ट है तो अपने देशवासियों को, अपने जो उपभोक्ता हैं, अपने उपभोक्ताओं को, उनके लिए हमें किफायती ऊर्जा, हमें मतलब कम से कम कीमत पर उनको पेट्रोल डीजल मिले, उसके लिए काम करना है। वैश्विक बाजार के हालात के कारण यह जरूरी है। भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त है। अब इससे डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि हम रूस से कच्चा तेल इसलिए खरीदते हैं, साफ इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो हमें सस्ती दरों पर तेल बेचता है। हमने इस कच्चे तेल को वाइटल नेशनल कंपल्शन भी बताया, वाइटल नेशनल कंपल्शन, जिसका मतलब होता है कच्चा तेल हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, वाइटल है। भारत के पास कच्चे तेल के बड़े बड़े भंडार नहीं है और ऐसा नहीं है कि हम अपना तेल छोड़कर रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे थे। हमें तो ये तेल किसी ना किसी देश से खरीदना ही है। और क्योंकि रूस हमें सस्ती दरों पर यह कच्चा तेल बेच रहा है, इसलिए राष्ट्रीय जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम रूस के साथ ये व्यापार कर रहे हैं। और इसी में आगे लिखा है ना कि जो लोग भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त है, खुद वो रशिया से व्यापार कर रहे हैं। पिछले 3 साल में, अब देखिए जो लिखा हुआ है, पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो भारत की बचत कितनी हुई है। अगर हमने रूस से ये तेल खरीदा है, पिछले 3 साल में रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। यूरोपियन यूनियन ने साल 2024 में रूस के साथ 6,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया। ये वही यूरोपियन यूनियन है ये जिसमें अनेकों नेटो देश रोज ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि हम फंड कर रहे हैं रूस की जंग को। ये सारे यूरोपियन यूनियन के देश असल में ये क्या कर रहे हैं, ये भी विदेश मंत्रालय ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यूरोपियन यूनियन के, यूरोप के ये देश साल 2024 में रूस के साथ 6,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार कर चुके हैं। हमें ज्ञान देते हैं। और आपका जो ये 6,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, इस पैसे से क्या रूस नहीं खरीदेगा हथियार? वो इंडिया के ही पैसे से हथियार खरीदता है, आपके पैसे को सजा के अलमारी में रख देता है। तो ये एक तरह से हमने उनको आईना दिखाया है। ये व्यापार सिर्फ वस्तु का नहीं था, सेवाओं को लेकर जो व्यापार हुआ वो 1,74,000 करोड़ का था। ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल वाला पैसा ही वो वॉर में डालता है। जिस भी वजह से वो कमाता है, जिस भी देश से कमाता है, उसका इस्तेमाल रूस कर सकता है। 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रूस से 1,65,00,000 टन, ये देखिए एलएनजी, ये खरीदिएगा। इसका पैसा रूस नहीं लगा सकता है, आपका पैसा अलमारी में सजा कर रख देता है। खरीदी जो 2022 से भी ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर एमईए के स्टेटमेंट्स में यही है। अब यूरोप के देश रूस के साथ सिर्फ कच्चे तेल और गैस ही नहीं बल्कि खाद खरीदते हैं, केमिकल्स खरीदते हैं, माइनिंग, लोहा, स्टील, मशीन्स भी खरीद रहे हैं। भारत का ये जवाब राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने भारत पर और भी ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर दूसरे देशों को बेच रहा है, उसे भारी मुनाफा कमा रहा है। भारत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूस के युद्ध में यूक्रेन में कितने निर्दोष लोगों की
जान जा रही है। इसी बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर सब्सटैंशियली ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही, जिसका मतलब यह हो सकता है कि वो भारत पर 500% टैरिफ लगा सकते हैं। मतलब इस पर अमेरिका के एक सेनेटर मई महीने में एक प्रस्ताव लाए थे, जिसमें यह कहा गया था कि जो देश आपत्ति के बावजूद रूस के साथ व्यापार को जारी रखेंगे, उन पर अमेरिका सब्सटैंशियली 500% तक टैरिफ लगाएगा। और अब राष्ट्रपति ट्रंप भी वैसी ही बात कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि साहब, आप खुद ही रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो क्या आप अपने ऊपर इस तरह का टैक्स लगाएंगे, अपने देश के व्यापारियों को इस तरह का नुकसान करेंगे? आखिर क्या सोचकर ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? और अपने ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि दुनिया को तो आप बार बार हेकड़ी देते हैं, हर बार एक वार्निंग दे देते हैं टैरिफ बढ़ाने का, सैंक्शंस लगाने का, लेकिन जब आप ही रूस से ये सब कुछ खरीद रहे हैं तो फिर आप पर क्यों ना ऐसी पाबंदियां लगाई जाए? अगर ये टैरिफ 500% हो जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार को पूरी तरह बंद कर देना चाहता है। जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत को इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, तब ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि चीन अमेरिका के इस टैरिफ को कैसे सामना कर रहा है। यानी इस टैरिफ के खिलाफ चीन का मॉडल क्या है? अमेरिका चीन पर भी रूस और ईरान से तेल ना खरीदने का दबाव बना रहा था और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी भी दे रहा था, लेकिन चीन ने अमेरिका के दबाव और धमकी को नजरअंदाज किया और कहा कि वो राष्ट्रीय हित के आधार पर ऊर्जा आपूर्ति जारी रखेगा। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर रूस 8 अगस्त से पहले युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता है तो अमेरिका रूस के तेल खरीदारों पर ज्यादा प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन भारत के बाद चीन ने भी अमेरिका की किसी भी चेतावनी को बेअसर साबित करते हुए कहा कि चीन रूस और ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। साफ शब्दों में कुल मिलाकर चीन किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके पीछे चीन की रणनीति जैसे को तैसे वाली है। वो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। जितना टैरिफ अमेरिका लगाता है, चीन उससे दोगुना टैरिफ लगा देता है और आगे भी वो ऐसी ही रणनीति पर काम कर रहा है। असल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति भी ब्लैक और व्हाइट की ही तरह है, जिसे आप इन बातों से समझ सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को एक सुपर जीनियस बताया था और उन्हें एक सरकारी विभाग का प्रमुख भी बना दिया था, लेकिन बाद में जब उनका विवाद हुआ तो राष्ट्रपति ट्रंप ने एलॉन मस्क को अमेरिका से बाहर निकालने की बात कह दी और उनके फैसलों को भी बकवास बता दिया। इसी तरह जनवरी 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान एक धोखेबाज देश है। यह अभी 2018 की बात है, जो अमेरिका से आर्थिक मदद लेकर आतंकियों को शरण देता है। लेकिन फिर जुलाई 2025 उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर करवाया और कहा उन्हें पाकिस्तान से प्यार है, लव पाकिस्तान। दिसंबर 2000 अगर आप देखिए उनका तो 24 की बात है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध की आलोचना की। व्हाइट हाउस में यह तक कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को नए हथियार देंगे, राष्ट्रपति जेलेंस्की को मदद मिलती रहेगी। अगर आपको याद हो, व्हाइट हाउस में बिठाकर इतना बेइज्जत किया था उन्होंने जेलेंस्की को कि जैसे वो उनसे पैसे लेते हैं उनके रहमो करम पर इस वक्त है। फरवरी 2022 को राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी खूब तारीफ की, उन्हें भी जीनियस बताया, यूक्रेन पर हमला करने के लिए उन्हें स्मार्ट कहा। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन को धमकी दे रहे हैं। नेटो को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई यू टर्न्स लिए हैं और जलवायु परिवर्तन, सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के मुद्दे पर भी आप राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति को ब्लैक और व्हाइट में आसानी से देख सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आज हम ब्लैक और व्हाइट कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बात के पक्के नहीं हैं। उन्होंने शायद अपनी बात से सबसे ज्यादा बार पलटने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और कौन जानता है कि टैरिफ के मुद्दे पर भारत को लेकर वो फिर से नहीं पलटेंगे। कल को अगर कोई डील हो गई, राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा ऐसी नहीं होगी जैसी कि इस वक्त है। यूक्रेन ने भारत सरकार और यूरोपियन यूनियन को एक नई शिकायत भेजी है। इसमें यह आरोप है कि रूस की सेना यूक्रेन पर जिन ड्रोन से हमले कर रही है उनमें ऐसे पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है जो भारत और यूरोपियन यूनियन के देशों में बनाए गए। इस कॉम्बैट ड्रोन को शाहिद 136 भी कहते हैं, जिन्हें ईरान ने बनाया है। ये बात सब जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी होने के कारण ईरान और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं कि रूस ने अब तक यूक्रेन पर जितने भी हवाई हमले किए उनमें ईरान के ही शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल हुआ।
यूक्रेन का दावा है कि 2022 से अब तक रूस 6000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन से हमले कर चुका है, जिस पर अब यूक्रेन ने भारत को लेकर भी एक नई शिकायत की है। तो ये कितनी हैरानी की बात है, या फिर सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से होता है कि एक दिन डोनाल्ड ट्रंप रूस की मदद की बात करते हैं और फिर यूक्रेन मैदान में कूदता है। यूक्रेन की शिकायत में यह कहा गया है कि इस ड्रोन में ऐसे 2 खास पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है जिनका निर्माण भारत में हुआ। इनमें एक पुर्जे को ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है, और दूसरा पुर्जा को सेमीकंडक्टर चिप कहते हैं। इनका इस्तेमाल ड्रोन के पावर यूनिट और सैटेलाइट सिस्टम के एंटेना में किया जाता है। और यूक्रेन का ऐसा दावा है कि जब उसने युद्ध में नष्ट हुए रूस के कुछ ड्रोन्स की जांच की तो उसे इसमें भारत में बने पुर्जों का पता चला। भारत के अलावा कुछ और ड्रोन्स में यूरोप में बने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का भी इस्तेमाल हुआ है, जिस पर यूक्रेन ने चिंता जताई है। लेकिन भारत को लेकर इसी तरह का नैरेटिव गढ़ने की फिर से कोशिश हो रही है कि आज से नहीं हो रहा है। जब ये यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तब से भारत पर बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि हम रूस को हथियार बनाने के लिए जरूरी पुर्जे दे रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। देखिए, ये आज पश्चिमी मीडिया भी क्या क्या करता है खेल, वो आपके सामने एक्सपोज करते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ब्रिटेन की एरोस्पेस कंपनी से जो ट्रांसमीटर्स, कॉकपिट उपकरण, एंटेना खरीदे, उन्हीं से मिलते जुलते कुछ उपकरण HAL ने रूस की एक सरकारी एजेंसी को सीधे बेच दिए। इसमें यह भी लिखा था कि रूस ने इन उपकरणों के लिए HAL को 121 करोड़ रुपए का भुगतान किया और इस डील से हमने 7 गुना ज्यादा पैसे कमाए। एक सनसनीखेज रिपोर्ट जिसने द न्यूयॉर्क टाइम्स को चर्चा में ला दिया। लेकिन जब इसके सबूत मांगे गए तो कह दिया गया कि भारत पर कोई भी आरोप पक्के रूप से नहीं लगाया गया। मतलब कुछ भी लिख दीजिए, उसके बाद से कह दीजिए पक्के रूप से हमने आरोप नहीं लगाया है। और पश्चिमी मीडिया को सिर्फ हम पर शक है। शक के बिना पर एक पूरे देश पर कुछ भी लिखते हैं और बाद में जब पूछा जाता है, जवाबदेही मांगी जाती है, तो कहते हैं कि पुख्ता कुछ नहीं है हमारे पास। इससे पहले भी नवंबर 2022 में रॉयटर्स ने, फरवरी 2024 में CNN ने, सितंबर 2024 में फाइनेंशियल टाइम्स ने और अक्टूबर 2024 में ब्लूमबर्ग ने भारत बैकडोर चैनल से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहा है ऐसी खबरें छापी। लेकिन हर बार ये सारे आरोप सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी तक सीमित निकले। हाल ही में आपने देखा था कैसे रॉयटर्स ने ये पूरी खबर चला दी थी और ये बता दिया था कि अब रूस से हम डर कर तेल नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन यह खबर भी गलत साबित हुई। हर बार अज्ञात सूत्रों के हवाले से ये खबरें छापी गई और भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया, जबकि भारत की सरकार बार बार कह चुकी है कि हम इस युद्ध में किसी के साथ नहीं है, भारत युद्ध का विरोध करता है। वैसे ये दुनिया विरोधाभास से भरी हुई है। आपको लगता होगा कि किसी की बुराई करना, उसे नीचा दिखाना, उसके खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ना या भेदभाव करना, ये सब सिर्फ आम लोगों के जीवन में होता है। लेकिन हकीकत यह है कि कूटनीति की दुनिया में भी यही सब होता है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है वो पाकिस्तान, जो आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस उसके खिलाफ इस युद्ध में मर्सिनरीज की मदद ले रहा है। मर्सिनरीज का मतलब होता है भाड़े के वो सैनिक जो पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर युद्ध लड़ते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस ने अभी चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों से भाड़े के सैनिकों को हायर किया है और यही सैनिक यूक्रेन के उत्तर पूर्वी हिस्सों में रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। अगर यह दावा सही है तो इन्हीं ज़ेलेंस्की साहब को तुरंत फोन उठा के डोनाल्ड ट्रंप को बताना चाहिए, क्योंकि वो तो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं। अब सवाल इन्हीं विरोधाभासों का है। इनमें भी कुछ गुट पाकिस्तानी मर्सिनरीज के हैं और यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत है, भेजे ना लिफाफे में बंद करके डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन सोचिए, इस बात के लिए पाकिस्तान की कितनी आलोचना हो रही है। आपने कब राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के मीडिया, पश्चिमी देशों को यह कहते हुए सुना कि पाकिस्तान पैसों के लिए रूस की तरफ से युद्ध लड़कर दुनिया में अशांति फैला रहा है? और यह बात तो ऑन रिकॉर्ड यूक्रेन की सरकार कह रही है। ये कितनी अजीब बात है कि भारत के पुर्जे अगर किसी और देश से रूस और ईरान तक पहुंच जाएं तो उस पर सीधे सीधे भारत को कटघरे में विदेशी मीडिया खड़ा कर रही है। लेकिन जब ये सबूत मिलते हैं कि पाकिस्तान युद्ध लड़ने में रूस की मदद कर रहा है तो इस पर मुंह बंद, कोई शोर नहीं। इसके लिए पाकिस्तान की जिम्मेदारी तक तय नहीं होती।